हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने गति चैप्टर जो शुरू किया है उसमें गति के समीकरणों पे हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। तब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पर हम लोगों से संपर्क करें। बाकी उससे संबंधित और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को हम अपने प्रज्ञा स्मार्ट नामक प्ले स्टोर वाले ऐप पे उपलब्ध कराएंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो हम लोगों से संपर्क कीजिए, ज़रूर कीजिए बिना किसी हिचक के, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए है और जितना आप लोगों को हमें सहयोग मिलेगा हम लोग उतने से अच्छा आप लोगों को दे पाएंगे। तो सहयोग मांगने में या फिर हम लोगों से कुछ भी मांगने में आप इस प्रकार से हिचक ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो गति में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कोणीय वेग और मेन तो गति के नियम। तो अभी आज हम लोगों की मेन क्लास है गति के नियम। बाकी कोणीय वेग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर भी हमने काफ़ी शॉर्ट में लेके आए हैं आप लोगों के लिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप लोग कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो कोणीय वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी के अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले याद होगा पीछे से कि वेग का सूत्र क्या होता था, विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग भी क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो पहले हम लोगों को कोणीय विस्थापन पढ़ना पड़ेगा। और सबको पता है कोण मतलब होता है एंगल, ठीक है। कोण मतलब होता है एंगल, और एंगल कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को, वक्राकार पथ पे मिलते हैं। और सबसे अच्छा वक्र का उदाहरण क्या होता है, सबसे अच्छा वक्र का उदाहरण होता है हम लोगों का वृत्त। तो कोणीय विस्थापन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि कोणीय विस्थापन की परिभाषा भी लिखी, वृत्तीय मार्ग पर हुए विस्थापन को आप कोणीय विस्थापन कहेंगे। तो किसे कहेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, काफ़ी इजी होता है। ये समझो कोई हमारा वृत्ताकार मार्ग है, आप लोग भी कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी करेंगे और किसी गोले के, अब भले वो एकदम ऐसा वृत्ताकार नहीं हो, दीर्घ वृत्ताकार होता है, बाकी किसी भी मार्ग के आप चारों ओर घूमेंगे। तो जब चारों ओर घूमेंगे तो बार बार हम लोग क्या करेंगे, बार बार हम लोग इसी परिधि पे घूमेंगे। तो बार बार हर एक बिंदु पे हम लोगों की दिशा और कोण क्या होते जाएंगे, चेंज होंगे। तो जब आप लोग इस प्रकार से वृत्तीय मार्ग पे गति करेंगे तो यहाँ से समझिए आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ होने वाले विस्थापन को हम लोग यहाँ पे सामान्य विस्थापन ना बोल के कौन सा विस्थापन कहेंगे, कोणीय विस्थापन। तो वृत्तीय मार्ग पर होने वाले विस्थापन को, वृत्तीय मार्ग पर तय की गई दूरी को एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। बस सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग इस चाप की लंबाई को आंसर अपना विस्थापन नहीं मानेंगे। तो हम लोग ये भी पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो दोनों त्रिज्याएं बनेंगी, उन दोनों त्रिज्याओं के बीच के कोण को ही आप क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन। तो फिर से एक बार जब एक चीज़ हम यहाँ पे एक लिख के दे दें आपको कि वृत्तीय मार्ग पर हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। साफ लिखा है, इसका मात्रक क्या है, रेडियन। मतलब आपको कोणीय विस्थापन के रूप में कोण का मान दिखाना है, एंगल की वैल्यू दिखलानी है, ना कि डिस्टेंस की, ठीक है। आपको एंगल की मतलब सीधी बात है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए तो आपने कितने कोण से मूव किया, वो कोण का मूवमेंट ही आपका क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो एक बार फिर से अब ब्रीफ रिवाइज कर देते हैं कि जब हम लोग वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के दौरान आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच बनने वाले कोण को ही आप क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। परिभाषा इसी प्रकार से लिखी मिलती है। तो चूंकि हमें बस ये याद रखना है कोणीय विस्थापन कोण के रूप में दिखलाया जाता है, इसलिए कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन। अंश में भी हम लोग व्यक्त करते हैं अपने भारत में, लेकिन उसका ऐसा ही मात्रक तो क्या, भारत के सभी जगह चलता है अंश में से, पर इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, परीक्षा में बनता ही है बल्कि, कि यदि हम लोग कोणीय विस्थापन दिखला रहे हैं और कोणीय विस्थापन में आपने एक चक्कर पूरा कर लिया है तो कोणीय विस्थापन का मान क्या होगा। अब एक चक्कर पूरा करने का अर्थ क्या है, आप यहाँ से शुरू किए वापस आके यहीं पे आ गए, तो एक चक्कर पूरा होने पर हम लोग कितने अंश से घूम जाते हैं, तो आप बोलेंगे 360 अंश से, और 360 अंश का ही मतलब कितना है, 2 पाई, ठीक है। तो रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक चक्कर में कोणीय विस्थापन की वैल्यू क्या होगी। तो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन लिखना है हमारे लिए। एक तो इसकी जबड़ बहुत बड़ी है तो छोटा सा मिट नहीं पाता है, अब उसको मिट जाए। तो एक चक्कर का, तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, पर ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए बस आपको ऊपरी बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप लोग हमें हिचकता हुआ पाओगे कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। तो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन सबको पता है, एक चक्कर पूरा घूम जाने पे हम लोग 360 अंश से घूम जाएंगे। तो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन यदि अंश की वैल्यू कहोगे आप तो वो होती 360 अंश, लेकिन यदि इसको आप रेडियन में दिखलाना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन।
सबको याद है, क्या याद है कि x पाई बराबर होता है 100, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई। 180 कितने बार, 2 बार। तो ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार फिर से बोल दें, आप किसी वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे हैं तो आपकी पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच बनने वाले कोण को ही आप क्या कह देंगे, कोणीय विस्थापन। और यदि आप पूरे एक चक्कर लगा रहे हैं तो एक चक्कर में कोण बन जाएगा 360 अंश का, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई रेडियन। अब आगे चल जाते हैं, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन के बाद हम लोगों को पढ़ना है कोणीय वेग। तो अब वहीं पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना वेग दिखाना पड़ेगा। वेग का मतलब क्या है कि आप जो विस्थापित हो रहे हो, विस्थापित होने में आपने कितना समय ले लिया। तो जब हम लोग विस्थापन को समय के साथ दिखलाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, कोणीय वेग, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन और बटे में समय। तो इसकी परिभाषा कभी आती नहीं है ज़्यादा, बाकी वो इजी है कि कोणीय गति यानी कोणीय गति के दौरान या कोणीय विस्थापन के दौरान आपने कोणीय विस्थापन के दौरान लगने वाले समय के अनुपात को या दर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कोणीय वेग कह देंगे। और कोणीय विस्थापन एक कोण है, समय तो समय है, कोई बात ही नहीं है। तो कोण का सूत्र, कोण का संकेत क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है, रेडियन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से RAD पर S भी लिख सकते हैं। बस एक चीज़ बस ध्यान देना है, कोणीय वेग में आपको कोणीय विस्थापन का उपयोग करना है। पीछे आपको याद है वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ भी कोणीय लगा है तो यहाँ भी आगे कोणीय लगा दें, कोणीय विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को आप लोग यहाँ पे दूरी में नहीं नापोगे, मीटर में नहीं नापेंगे, किस में नापेंगे, कोण के रूप में, रेडियन में नापेंगे। ये बस आपको याद रखना है। तो रेडियन का किसका मात्रक है, कोण का, और समय का मात्रक होता है सेकंड, रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग का मात्रक निकलेगा आपका। तो टॉपिक इजी है, थोड़ा सा नया है, तो इसको रिवाइज कीजिए और याद भी कीजिए। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रक्षेप्य गति क्या है, तो परवलयाकार मार्ग, इसको भी हम लोग हमारे ख्याल से समझते हैं। प्रक्षेप्य गति, इसका उपयोग काफ़ी होता है हम लोग के व्यवहारिक जीवन में। तो परवलयाकार मार्ग पर होने वाली गति को आप प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे परवलयाकार, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरबोलिक, कोई भी आपका क्षेत्र है या फिर एरिया है तो हाइपरबोलिक या परवलयाकार मार्ग पर होने वाली गति को आप अब यहाँ पे प्रक्षेप्य गति कहेंगे। ऊपर तो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहे थे, अब कैसी गति करना आपको, परवलयाकार। और परवलयाकार क्या होता है, जिसमें यदि आपने कोई केंद्र की खोज की भी है तो केंद्र से आपको इसकी परिधि की डिस्टेंस सब जगह समान मिलने वाली नहीं है। ये दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग, ये दूरी अलग होगी, जिसको आप एक प्रकार से यहाँ पे दीर्घवृत्त का उदाहरण भी दे सकते हैं। तो हम लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई चीज़ को फेंकते हैं तो पहले वो कुछ ऊंचाई तक जाती है, फिर ऊपर जाके इस प्रकार से वक्राकार मार्ग बनाती है, फिर वापस कहाँ आती, नीचे आती है। तो फेंकते समय, उछालते समय सामान्यतः जो मार्ग बनता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, परवलयाकार मार्ग या फिर हाइपरबोलिक आपका पाथ। तो उस वाले मार्ग पे जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। सामान्यतः भी हम लोगों को अपने कांस्टेबल के फिजिकल में गोला फेंक भी करना है, ठीक है। तो गोला फेंक जो करना है, तो गोला फेंकोगे जब आप इस प्रकार से, तो सीधा तो फेंक नहीं दोगे इस प्रकार से, उसको आप कैसा फेंकोगे, इस प्रकार से फेंकोगे। तो वो गोला फेंकते समय जो उसका जो मार्ग बनेगा वो कौन सा मार्ग होगा, तो आप बोलेंगे परवलयाकार मार्ग होगा। और जो आपका गोला है जो गति दिखलाएगा उसकी गति को हम लोग क्या कह देंगे, प्रक्षेप्य गति। अब रॉकेट का भी क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। सबसे इजी एग्जाम्पल बनता है प्रक्षेप्य गति का, रॉकेट का प्रोजेक्शन या फिर रॉकेट को प्रक्षेपित करना। तो रॉकेट भी जो छोड़ा जाता है, भले हम लोगों को दिखता है ऐसा जा रहा है, लेकिन वो भी कैसा जाता है, इस प्रकार से जाता है। हम लोग जब क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट से आपने शॉट लगा दी ऊपर की ओर, एरियल शॉट जिसको बोलते हैं आप लोग। तो वो शॉट पहले, गेंद पहले ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से मार्ग बनाते हुए कहाँ आएगी, नीचे। तो इन सभी प्रकार के उछलते हुए मार्गों की गति को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रक्षेप्य गति। अब यहाँ से बस एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा, इसके बहुत सारे सूत्र वगैरह होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों पे अभी ज़्यादा भार ना बनाते हुए हम आपको उन सूत्रों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमने पूछा आप लोगों से कि आपको गोला फेंक करना, भाला फेंक जो भी करोगे आगे जाके, अभी तो गोला फेंक करना है। तो आपको गोला फेंकना है, आप चाहते हो कि आपका गोला अधिक से अधिक दूरी पर जाए, तो आपको अपने गोले को अपने आधार के साथ कितने अंश का कोण बना के फेंकना है ताकि गोले की द्वारा तय की गई डिस्टेंस कैसी हो, अधिक से अधिक हो। तो परवलयाकार मार्ग पर प्रक्षेप्य गति के दौरान आपको अधिक से अधिक विस्थापन या फिर दूरी का मान चाहिए है। तो यहाँ पे समझिए हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है, ज़्यादा बड़ा खड़ा कर दिया, उसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको अपने हाथ के साथ, अपनी सीधी बात है, इस आधार के साथ कितने अंश का कोण बनाना चाहिए
तो आप लोगों को बोलना है वहाँ पे कितने अंश का कोण बनाना पड़ेगा आपको, 45 अंश। जिसको हम इस प्रकार समझा देते हैं कि आप लोग जब गोला फेंकने की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने हाथ को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा उस एंगल को हमें कितना रखना, 45 डिग्री। उसके साथ यदि आप इस प्रकार से फेंकोगे तो आपका गोला अधिकतम डिस्टेंस पर जाएगा। और कोई बोलेगा सर अधिकतम मान तो हमें 90 सुना है, तो यदि आप 90 अंश से फेंक रहे हो, 90 अंश से फेंकने का मतलब कहाँ फेंक दोगे आप, ऊपर, तो आप ऊपर ही जाएगा और कहाँ आ जाएगा वापस, हमारे ही ऊपर। तो 90 अंश नहीं, आपको कितना याद रखना है, 45 अंश के कोण से यदि आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो आपको डिस्टेंस कैसी मिलेगी, अधिकतम। तो प्रक्षेप गति के दौरान आपको फेंकी गई वस्तु और आधार के साथ कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश, क्योंकि वहाँ पे sin 2 थीटा होता है। 2 थीटा का इंटू होने पे इसकी वैल्यू अपने आप 90 हो जाएगी। तो आपको पहले से 90 नहीं रखना है, 45 रखेंगे तब जाके आपको 90 मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी अंदर नहीं जाते हैं, बस सीधा फैक्ट के रूप में आपको याद करवा दे रहे हैं। प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु को 45 अंश के कोण से फेंका जाए तो आपको अधिकतम दूरी मिलती है। इतना बस अभी आपसे बोल के हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि डेटा ये भी बहुत बड़ा टॉपिक लेता है। तो फिर से बोलना, प्रक्षेप गति क्या है, वस्तु को फेंकते समय जब वो इस प्रकार से परवलयाकार मतलब इस प्रकार से वक्राकार गति करती है, तो उस वक्राकार मार्ग पे गति करती है, तो उस वाली वक्राकार मार्ग की गति को आप यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे। बस इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे केंद्र से दूरी सब जगह समान थी, मतलब वृत्तीय गति थी, और यहाँ पे केंद्र से आपको सब जगह दूरी समान नहीं मिलेगी। आप लोग देख पा रहे हैं, ये दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग, ये दूरी अलग। तो इस प्रकार के मार्ग को वृत्तीय मार्ग ना बोल के कौन सा मार्ग बोलना है आपको, परवलयाकार मार्ग बोलना है। इतना बोल के हम यहाँ पे विराम लेते हैं, आपसे कोणीय वेग ख़त्म करते हैं। विराम इस टॉपिक का लिया है, ना कि इस क्लास का। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारे पार्टनर ने सोचा कि हम क्लास का ब्रेक ले रहे हैं, तो नहीं, क्लास का ब्रेक नहीं, इस टॉपिक का ब्रेक। टॉपिक तो बहुत बड़ा है वैसे, पर अभी इतने में आप लोगों के एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ और आपको डाउट है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम अंदर भी लेके जाएंगे आपको अगली किसी क्लास में। पर अभी हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। गति के नियम जो कि काफ़ी फेमस है, हमें पता है, इनके बारे में जानकारी आपको पहले से है। आप सबने 9th 10th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ रखा है और काफ़ी अच्छा आप लोग जानते हो। तो हम बस उसी को जो आप लोग जानते हैं उसको थोड़ा सा और स्मूथ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो गति के नियम, द लॉ ऑफ मोशन, इसकी चर्चा कर लें हम लोग। गति के तीनों नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, दिए गए, जो उनकी पुस्तक किसमें मिलते हैं, प्रिंसिपिया। 1640 के आसपास हमारे ख्याल से उन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी थी, कंफर्म नहीं है सन हमारे लिए। बाकी ये पुस्तक का नाम भी पूछा था, जीके में ही पूछा जाता साइंस के साथ साथ। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने प्रिंसिपिया बुक में अपने सारे नियम लिख के चले गए थे। कौन, तो न्यूटन साहब, जिनको हम लोग अपने फिजिक्स का पिता मानते हैं। तो उन्होंने कितने नियम दिए, तो आप लोगों को याद है 3 नियम दिए हैं, ठीक है। तो 3 नियमों में पहला नियम किसे मानते हैं, तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, जबकि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी, और मूवेबल है तो मूवेबल ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर अब देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, इस शब्द को भी हमने एक्स्ट्रा बोल्ड किया है, यहाँ पर बोल्ड किया है। तो कोई बल ना लगा जाए, तो बल ही जो है एक ऐसा कारक होगा जो हम लोगों की वर्तमान स्थिति में क्या करेगा, परिवर्तन। तो यदि आप किसी चीज़ पे कोई बल नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ अपनी ही अवस्था में पड़ी रहेगी। यदि स्थिर है तो अवस्था सामान्यता कितनी होती है, 2, एक तो स्थिर और दूसरी गतिमान। तो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति है तो गतिमान रहेगी। कब तक, जब तक है जान नहीं, जब तक उस पर बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो भाषा हमारे ख्याल से आप लोगों को याद है, बस ये याद रखना कि गति के प्रथम नियम की भाषा क्या है। मोस्टली लोगों को वो तो याद रहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये वाला नियम जो आपको याद है वो तीसरा नियम है। पहला नियम कौन सा है, ये वाला कि स्थिर हो तो स्थिर रहोगे, गति में हो तो गति रहोगे। यदि आपकी समझो गाड़ी है वो किसी घाटी पर लुढ़क रही है तो वो कब तक लुढ़कती रहेगी, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओ। ब्रेक के रूप में उसमें क्या लगाओगे, आप बल लगाओगे। यदि हम यहाँ पर बैठ जाएँ तो हम इस प्रकार से कब तक बैठे रहेंगे या सोते रहेंगे, तब तक जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब न्यूटन की गति के पहले नियम को हम लोग किस नियम के नियम से भी जानेंगे, तो न्यूटन की गति के पहले नियम को आप गैलीलियो का नियम भी कहेंगे, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम। तो इसकी थोड़ी सी बस चीज़ आपसे हम शेयर कर लेते हैं कि गैलीलियो साहब ने मुख्य रूप से किस पे, तो अंतरिक्ष विज्ञान पे अपने हिसाब से खोजें की थे, अनुसंधान किए थे, ठीक है। और हम लोग को पता है अंतरिक्ष में मुख्यतः क्या खोजा कि जो अर्थ है या पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काफ़ी लंबे समय से, कई साल बीत गए, हमारी पृथ्वी माता को पता ही नहीं कितने साल बीत गए और लगातार किसके चक्कर लगा रही हैं वो,
हम लोग किसी एक दूसरे के घर पे एक दो दिन ही चक्कर लगाने चले तो लोग पूछने लगते हैं, लेकिन अपनी पृथ्वी माता सूरज भगवान की कब से चक्कर लगा रहा है, काफ़ी लाखों साल से चक्कर लगाई जा रही हैं, लेकिन तब भी आज तक उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो ये वाली खोज किसने करके दी अपन लोगों को? गैलीलियो साहब ने देख करके दी। और तो पृथ्वी उनने ये बोल दिया कि पृथ्वी माता तब तक चक्कर लगाती रहेंगी जब तक इनके ऊपर अप्लाई होने वाले बल में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आपने कि जब गति अवस्था तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा आके बाहर से बल ना लगाया जाए, तो वो बल उसको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। सूर्य उसको अपने अंदर के खींचे हुए, तो वही बल स्थिर अवस्था में है वहाँ पे, तो बल में कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, तो वो लगातार चक्कर लगाई जा रही हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपन लोग एक दूसरे के घर में एक दो चक्कर लगाने चले जाओ तो लोग भगाने लगते हैं, रोज रोज आ जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस कारण से गैलीलियो ने इस चीज़ की खोज की और उसको यहाँ से रिलेट कर दिया। तो बाद के लोगों ने बोल दिया कि न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो के द्वारा भी समझाया गया था, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब दूसरी स्थिति हमने क्या लिखा है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो इनर्शिया, तो द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसको आप जड़त्व का नियम भी कहेंगे। क्यों कहेंगे तो इसकी चर्चा भी कर लें। जड़त्व तो क्या होता है, तो हम नीचे लिखा है, देखिए थोड़ा सा पहले उसी को पढ़ लेते हैं। तो जड़त्व तो क्या है? जड़त्व वो है इनर्शिया जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला कारक ही क्या है? जड़त्व। मतलब कोई वस्तु जड़ी, मतलब जड़त्व मतलब उसके पास रूट्स हैं और रूट्स उसको क्या करती हैं? पकड़ के रखती हैं। तो जड़ों के कारण आप सामान्यतः एक स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो वह स्थिति जो आपकी स्थिति में, या फिर वह कारक जो आपकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उस कारक को आप क्या कहेंगे? जड़त्व। मतलब फिर से वही वाली बात, जब कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर रहना ही चाहेगी। यदि आप उसको स्थिरता से हटाना चाहते हो तो फिर से आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहती है। अब कोई वस्तु पृथ्वी को एक प्रकार से पृथ्वी पर चिपकी रहती है। गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा भी आगे जाके, अभी भी जड़त्व की बात हो रही है। तो जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण से हम लोग एक जगह पे रुके रहते हैं। ठीक है, तो रुके हो, यदि आप रुकना नहीं चाहते, तो आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर से बल लगाना पड़ेगा। तो अपने आप ही यहाँ पे स्थिर अवस्था के कारण जड़त्व पैदा हो जाता है, इसलिए इस वाले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बस जड़त्व के मामले में आपको ये याद रखना है कि जड़त्व के कारण हम लोग एक स्थिति में बने रहते हैं और अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो उस विरोधी बल को ही आप जड़त्व कहोगे। और अंगद साहब के पाँव के पास बहुत ज़्यादा जड़त्व था। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन कि अंगद साहब आप लोगों ने सुन रखे हैं रामायण के किसी, मतलब रामायण के लंका वाले कांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अंगद साहब जो थे उनके पाँव के पास ऐसा कौन सा गुण था जिस कारण उसको कोई नहीं हिला पाता था। तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? जड़त्व। तो वो जोर से ऐसा करके खड़े हो जाते थे और जड़त्व के कारण ही उनके पैरों को कोई नहीं हिला पाता था। तो ये दो चीज़ें आपको अपने समझाने की कोशिश की है। नियम तो आपको याद हो गया, गति में हो तो गति में रहोगे, स्थिर तो स्थिर रहोगे। कब तक? जब तक बल ना लगाया जाए। इसको गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम भी कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहीं पे आप लोग देख रहे हो कि इसमें हमने एक शब्द ये लिखा, कोई बल ना लगाया जाए। तो बल की चर्चा पहली बार हम लोगों को कहाँ मिली? बल की परिभाषा या बल की चर्चा हम लोगों को पहली बार कहाँ मिली? प्रथम नियम में मिली। इसको दूसरे पेन से करते हैं, हमने काफ़ी गंदा सा कर दिया वो उतनी जगह में। तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है हम लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में फैक्ट के रूप में, कि बल संबंधी शब्द या बल की परिभाषा आपको कहाँ से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, तो बल की चर्चा सबसे पहले प्रथम नियम में होगी। अब बल क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। अब जड़त्व तो हो ही चुका है। अब गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या है? गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या है? तो अनुप्रयोग आप लोगों को पता है, हमने तो एक दो लिखे हैं, बस आपको समझा दिया है कि आप स्थिर हो तो स्थिर रहोगे, गति में हो तो गति है। तो अचानक जब भी कोई काम होता है और अचानक होते ही आप डर जाते हो, अचानक होती कोई परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर सभी जगह कौन सा नियम लगता है? गति का प्रथम नियम लगता है। तो हमने एक दो उदाहरण लिखे हैं, गाड़ी के अचानक चलने से, गाड़ी के अचानक रुकने से। तो गाड़ी के चलते और गाड़ी के रुकते समय हमने सीधा लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग लगता है। वो आपको पता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक से ही चल पड़े तो आप स्थिर अवस्था में थे। ठीक है, हम लोग स्थिर अवस्था में थे, गाड़ी अचानक से चल पड़ी तो गाड़ी जाएगी आगे की ओर, हम लोगों को धक्का कहाँ लग जाएगा? पीछे की ओर। तो गाड़ी के आगे बढ़ने पर हम लोग अपने आप को कहाँ महसूस करेंगे? पीछे जाते हुए महसूस करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जो नीचे का लोअर पोर्शन है, नीचे वाला भाग है, वो गाड़ी के संपर्क में था। तो वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण कहाँ चला गया? आगे की ओर। लेकिन ऊपर का पोर्शन अभी भी स्थिर अवस्था में रहा, उसका संपर्क सीधा नहीं था। यहाँ पर लचक भी होती है थोड़ी सी हम लोग की कमर में, तो वो पोर्शन कहाँ की ओर चला जाता है? पीछे की ओर। तो अपने आप तृतीय नियम से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अपने आप लगता कौन सा नियम है? प्रथम नियम, कि गाड़ी आगे जाती, हम लोग को झटका कहाँ लगता है? पीछे की ओर। उसी प्रकार से जब गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी जब हम लोग रोकते हैं तो
गाड़ी रुक जाती तो नीचे का पोर्शन रुक जाता, लेकिन आगे का पोर्शन अभी भी गति में रहता, वो कहाँ की ओर झुक जाता है, आगे की ओर। तो इसमें थोड़े थोड़े डाउट बनते हैं, तो आपको बस इसी प्रकार से चित्र बना के देख लेना कि गाड़ी अचानक आप लोग गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी अचानक से चल पड़ी, तो गाड़ी के अचानक चलने से गाड़ी जाएगी आगे, आप कहाँ आओगे, पीछे की ओर। और जब गाड़ी चल रही थी, ठीक है, जब गाड़ी चल रही थी और गाड़ी को आपने एकदम से क्या कर दिया, रोक दिया, तो आपका जो ऊपर का वाला पोर्शन था वो तो चलने के मूड में था, तो गाड़ी को एकदम रोकने से अब हम लोग कहाँ की ओर झुक जाएंगे, आगे की ओर। तो इनको आप लिख लिख के याद कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे फिर से पूछना। टॉपिक काफ़ी पुराना है और ईजी, इसलिए अब ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं इस पर। तो हमने सीधा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, किसी भी वस्तु की निचली सतह को अचानक से गति में लाने पर। तो कई बार आप लोगों ने उदाहरण देख रखे हैं, मन तो था हमारा डालने को, अच्छा पहले इसको समझा दें। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो महोदय साहब हैं यहाँ पर गुलटाइयाँ खाते पाए जा रहे हैं, तो इनकी गाड़ी जो थी अचानक चलते पहुँचे और आगे जाके इसको इन्हें रोक दिया, तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन ये गति में रहे, और गति में होने के कारण ये कहाँ चले गए, आगे की ओर। तो जो आपने हमें पीछे बताया कि गाड़ी के अचानक रुकने से व्यक्ति कहाँ की ओर झुक जाएगा, आगे की ओर। यदि कमज़ोर या अच्छे से पकड़ के नहीं बैठा है तो फिक्के बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने टॉम क्रूज की पिक्चर बना डाली है। अब हम यहाँ पर इस बार उदाहरण को फिर से लेके आते हैं, किसी वस्तु की निचली सतह को अचानक गति में लाने पर क्या होता है। तो आप लोगों ने बहुत सी पिक्चरें देख रखी हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा है कि टेबल बनी होती है। खासकर में शाहरुख खान की एक बादशाह पिक्चर याद आ रही हल्की सी, उसमें शायद था ये वाला सीन कि टेबल पर टेबल क्लॉथ बिछा देते हैं आप, ठीक है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है। अब आपकी इच्छा थी इस वस्तु को पाने के ऊपर, बहुत जल्दी तेज़ी से पाने की इच्छा थी आपकी, तो आपने इस टेबल क्लॉथ को या कपड़े को बहुत तेज़ी से क्या किया, अपनी ओर खींचा। तो इस टेबल क्लॉथ पर या फिर टेबल कपड़े पर तो गति आ गई, लेकिन इस वाली ऊपर की वस्तु पे गति ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। मतलब ये विराम अवस्था में ही रह जाता। तो कपड़ा तो आपके पास खिंच के आ जाता है, लेकिन जो ये ऊपर का बर्तन है, जो भी चीज़ रखी है, वो आपके पास तक नहीं आ पाती है। तो ये भी किस चीज़ का उदाहरण होगा, गति के प्रथम नियम के। आपने जो आपको लग रहा था कि हम कपड़े को खींचेंगे तो ये भी खींचेगा, लेकिन आपने बहुत तेज़ी से क्या किया, उसको अचानक खींच दिया, तो इसमें गति अवस्था नहीं जा पाई। और ये वाली चीज़ कहाँ पे, ये वाली चीज़ यहीं रह गई, कपड़ा आपके पास आ गया। तो यहाँ भी किस चीज़ का उदाहरण देखने को मिलेगा हम लोगों को, गति के प्रथम नियम का। एक और फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि आप लोगों ने सुन रखा होगा, कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के मोटे मोटे कपड़े या कंबल वगैरह जब धूल से काफ़ी भर जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कर झटकते हैं। तो झटकते समय भी कौन सा नियम लगता है, गति का प्रथम नियम ही लगता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप लोग, कि आपके हाथ में कंबल या कोई भी मोटा सा कपड़ा, उसको आप जब झटकते हैं तो झटकते समय क्या होता है, झटकते समय कंबल के जो पूरा कंबल को तो आप अपने हाथ से पकड़े हो तो कंबल पर तो गति अप्लाई हो जाती है, लेकिन जो कंबल के ऊपर धूल के कण बैठे थे वो भी विराम अवस्था में रहते हैं। तो हम लोग कंबल को झटकते हैं और झटकने के बाद कंबल को वहाँ से हटा लेंगे, तो जो धूल के कण उस पर बैठे हुए थे वो उसी जगह पर रह जाते हैं, और वो कंबल पर आने की जगह कहाँ गिर जाते हैं, नीचे। तो वहाँ भी कौन सा नियम लगाएंगे, अब गति का प्रथम नियम। तो एक बार फिर आपने काफ़ी पढ़ रखे होंगे कि आप लोगों ने देखे फलदार कोई भी वृक्ष है, उस वृक्ष को आप जब जोर से हिला दोगे, यदि उसके फल पक चुके हैं तो वृक्ष को हिलाने पर, वृक्ष के हिलाने पर वृक्ष में तो आ जाएगी गति अवस्था, लेकिन जो फल थे उन वो भी विराम अवस्था में थे, तो वो बेचारे क्या होते हैं, अपनी जगह को छोड़ के कहाँ आ जाते, नीचे आ जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों में जहाँ पे आप लोग कहने को, जहाँ पे आप लोग अचानक ही किसी वस्तु को लाने की कोशिश कर देते हैं, तो जिन दो चीज़ों का संपर्क बहुत मजबूती से नहीं होता है, उसमें से एक वस्तु जो होती है अपनी विरामावस्था में बनी रहती है, दूसरी वस्तु गति अवस्था में जाने के कारण स्थिति में परिवर्तन दिखाएगी आपको, ठीक है। तो आपको वो क्रिया प्रतिक्रिया वाली चीज़ नहीं बोलनी है, इसलिए हम लोगों से बोला जाता है कि जब भी पकड़े यानी बैठें गाड़ी वगैरह में, तो कैसे बैठें, पकड़ के बैठें, ताकि यदि कभी कोई दुर्घटना वगैरह हो भी तो हम लोग गाड़ी के साथ ही गति करें, ठीक है, और आसानी से ना गिरें। तो वहाँ पर सब जगह हम लोग गति के प्रथम नियम को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चोट से बचने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है ये वाला व्यक्ति गुलटाइयाँ खा के अपना सिर ही फोड़ डालेगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको समझें और याद रखें। टॉपिक काफ़ी ईजी है, हमने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, तो तब भी कुछ कमी लगी है आपको तो आप हमसे फिर से संपर्क कीजिए, हम आपको और बताएंगे। बाकी अभी समय कम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं गति के द्वितीय नियम की ओर। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, तो किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बल क्या है, तो बल तो भी आपने पीछे बताया, मैं कि हल्का सा बस बताया, हमने उसकी परिभाषा तो बोल दी आपसे कि परिभाषा निकलती कहाँ से है, तो गति के प्रथम नियम से। तो बल फिर से बोल दें कि बल एक ऐसी कहने को एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बोलते हैं आप लोग हिंदी में उसको कारक है, एक अपना
बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है। मतलब जो चाहता है कि हम अपने आजू बाजू की वस्तुओं को क्या करें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें, तो बल ही वो चीज़ बल ही होती है। तो बल एक ऐसा कारक है जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या गति के द्वितीय नियम पढ़ने आए हैं, तो बल जो होता है वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन चाहता है। तो यदि किसी वस्तु पे आप बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो उसमें एक संवेग उत्पन्न हो, अब संवेग तो होता ही है, तो संवेग में भी क्या होने लगे, परिवर्तन। और जितना आप लोग परिवर्तन चाहते हैं उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल। ठीक है, उतना ही हमें बल लगाना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को हमें लगता है पहले संवेग समझाना पड़ेगा। तो संवेग क्या होता है, ताकि हम लोग इस वाली चीज़ को आसानी से समझ सकें, इस वाली चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकें। अभी समय है हमारे पास, तो संवेग को पहले समझते फिर उस चीज़ पे वापस आते हैं। तो माना कि कुछ लोगों को तो भी ये परिभाषा पहले से याद है, जिनको याद नहीं उनको हम समझाने का कुछ और शब्द बनाते हैं। तो संवेग क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही आप क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हर एक वस्तु में अब हर एक वस्तु के पास अपना खुद का द्रव्यमान तो होता ही है, और जब उसी द्रव्यमान के साथ वो दौड़ना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो उसमें वेग भी आ जाएगा। तो जब कोई द्रव्यमान वाली वस्तु में वेग भी आ जाता है, तो उस वेगमान और द्रव्यमान वाली वस्तु को आप क्या कह दोगे, संवेग। और संवेग का यदि आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिस प्रकार से सम धन मान होता है उसी प्रकार से सम धन क्या होता है, वेग। तो सम धन मान का अर्थ होता है सम्मान के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पर सम धन वेग का अर्थ है वेग के साथ। तो वेग के साथ कौन आ जाएगा, आपका द्रव्यमान। तो जब कोई जैसे तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल और पढ़ रखा है संवेग के लिए। संवेग के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई वस्तु जो है यदि खाली चल रही है, इस प्रकार नहीं, कोई वस्तु इस प्रकार से, कोई वाहन जो है इस प्रकार से यदि खाली जा रहा है तो वो अभी केवल वेगशील है वो, लेकिन जब उस पर आपने कोई द्रव्यमान रख दिया तब वो संवेगशील हो जाएगी। अब उस पर आप द्रव्यमान रख दिया है, अब आप चाहते हो कि इसका जो संवेग है, मतलब इसका वेग और संवेग दोनों एक साथ ही काम करेंगे अब यहाँ पे। तो अब आप चाहते हो कि संवेग के रूप में आगे बढ़े और संवेग लगाता क्या हो, बढ़े। तो आप लोग इसको धक्का लगाने की तरह फिर नीचे से जो भी आप लोग इंजन लगा के बैठे हो तो आपको एक्सीलरेटर वगैरह क्या करना, ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा संवेग चाहते हो आपको उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा रिपीट कर दें, संवेग हमने बताया वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को आप संवेग कहेंगे। अब हम बिना बताए आप लोगों को पहुंच गए थे द्वितीय नियम पे। तो द्वितीय नियम हम लोगों को संवेग से संबंधित करना है। तो संवेग में परिवर्तन करना चाहते हैं आप। अब परिवर्तन करने का अर्थ है कि हमारे पास ये वाहन है, वाहन के ऊपर हम ये द्रव्यमान रख के बैठे हुए हैं, वाहन के ऊपर हम ये द्रव्यमान रख के बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा वेग क्या हो जाए, बढ़ जाए। और नीचे आप लोग देख सकते हो संवेग बढ़ाओ तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ाओ तो संवेग बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आजू बाजू लिखे हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हैं। तो आप चाहते हो हमारा वेग बढ़ जाए तो हमें बल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हम लोग ठेला लेके कहीं जाते हैं, हाथ ठेला वगैरह, आप चलो तेज गति से चले हम लोग, तो हमें अपना बल की मात्रा भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो बल बढ़ाओगे तो संवेग बढ़ेगा, ठीक है यार। संवेग बढ़ाओगे तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, बल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वाली बात न्यूटन साहब आज से 400 साल पहले कब बोल के चले, यानी कि किस चीज़ में बोल के चले गए, अपनी प्रिंसिपीय पुस्तक में गति के द्वितीय नियम के रूप में बोल के चले गए। तो ये आपको याद रखना, थोड़ा सा टॉपिक नया है कुछ लोगों के लिए, तो फिर से बोलते हैं संवेग की सहायता लेनी पड़ती है इसमें। तो संवेग आपको याद रखना है, द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है। और यदि आप वेग के रूप में संवेग बढ़ाना चाहते हो तो आपको बल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप घटाना चाहते हो तो आपको बल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब बल ज़्यादा तो संवेग ज़्यादा, संवेग ज़्यादा तो संवेग कम तो बल भी कम। मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती। बस संवेग के साथ में आपको क्या बोलना है, संवेग परिवर्तन, मोमेंटम चेंज या चेंज इन मोमेंटम। तो इसको भी आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग आगे जाके अभी अगले पेज पे हम लोग अपने बल का व्यंजक बनाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इसको आपको इसको याद रखें। अब गति के जो द्वितीय नियम के अनुप्रयोगों की बात करें तो यहाँ पे भी फिर से क्या होगी तो देखो यार, इन महोदय को आप देखते हो कि इस वाली चीज़ को ये पीट रहे हैं तो इनकी बॉल जो है ऊपर जा रही है। तो जितना ज़्यादा ये बल लगाएंगे इनकी बॉल में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, तो उतने अधिक वेग से कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक। देखिए अब इस बार वो और ज़ोर से पीटने वाले हैं, और उनने इस बार कम बल लगाया, फिर से पीटो भैया थोड़ा सा, इस बार ज़्यादा ज़ोर से पीटा उनने, फिर से पीटो, इस बार कम ज़ोर से पीटो। जितना बल लगा रहे हैं वो उस हिसाब से उनको क्या मिल रहा है, संवेग और साथ में दूरी मिल रही है। तो अधिक बल तो अधिक संवेग, कम बल तो कम संवेग, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है ये, और फिर से इसको हम बताएंगे अभी। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अपने गति के द्वितीय नियम का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शायद पता भी है और शायद आप लोगों को भी पता होगा कि गति के तीनों नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा होता है, गति का द्वितीय नियम। ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है परीक्षा में कि आप लोग गति के नियम पढ़ रहे हैं या गति के नियम का अनुप्रयोग करना सीख रहे हैं, तो आप लोग केवल किस नियम का अनुप्रयोग सीख सकते हैं जिससे हम लोग बाकी के सभी नियमों का अनुप्रयोग अपने आप सीख जाएंगे। तो उसमें आंसर क्या लगाएंगे, गति का द्वितीय नियम, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी सहायता से आप गति के प्रथम नियम और तृतीय नियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये गति के सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल द 3 रूल्स ऑफ न्यूटन मोशन लॉ, सबसे महत्वपूर्ण। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि पहले तो आपको गति के द्वितीय नियम यदि आप पढ़ने आए हैं तो आपको संवेग की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, सम को आप तोड़ें, सम धन वेग मतलब वेग के साथ। तो जब वेग के साथ द्रव्यमान आ जाता है तो उसे आप संवेग कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई द्रव्यमान तो है, ठीक है। अब हम लोग गति के नियम पे वापस चलते द्वितीय नियम पे। हमारे पास द्रव्यमान तो है, लेकिन हम उस द्रव्यमान के साथ अपने वेग को भी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो द्रव्यमान के साथ वेग में परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन। मतलब हमारा फिर से वो पीछे वाले एग्जाम्पल को एक बार फिर से उठा लेते हैं। ये हमारा वाहन है, इसके ऊपर ये बहुत सा द्रव्यमान बैठा हुआ है। यदि हम लोग इस द्रव्यमान के साथ में अपने वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात संवेग में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें गति बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब तो यही है। और गति किसकी सहायता से बढ़ेगी, बल की सहायता से। मान लो ये कोई हाथ गाड़ी है तो आपको हाथ से लगाने वाले बल की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात जितना बल लगाएंगे आप उतना ही आपको गति मिलेगी, अर्थात संवेग या वेग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बढ़ाएंगे बल की मात्रा बढ़ाएंगे तो संवेग अर्थात वेग भी बढ़ेगा, और यदि आप घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। जैसे सीधी बात एक्सीलरेटर की बात हो रही है, आप एक्सीलरेटर को खींचेंगे तो वेग बढ़ जाएगा, ठीक है, और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। लगाए गए बल और संवेग में परिवर्तन को आप लगभग में वेग में परिवर्तन बोल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान के साथ है तो संवेग ही बोलना है। में परस्पर दोनों कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग इस बार एग्जाम्पल की सहायता ले लेते हैं एक बार और, ताकि आप लोग कंफर्म कर सकें हम आखिर समझाना क्या चाहते थे यहाँ पर और समझना क्या है आप लोगों को। कि ये जो महोदय हैं इस बॉल को लगातार उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बॉल के पास कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा, और जैसे ही इस पर ये हथौड़े से बल लगा रहे हैं तो उस द्रव्यमान के साथ ये वेग में आ रही है, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो जितना बल ये लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें संवेग या फिर उसमें वृद्धि देखी जाएगी, और सब चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन। तो जितना ये बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग भी समझ सकते हैं कि जितना आप बल लगाओगे उतना ही आपको संवेग का मान मिलेगा, मतलब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा, मतलब दोनों परस्पर अनुपाती हैं। इसको आप याद रखें। अब संवेग को हम थोड़ा सा और नीचे खींच के यहाँ पे आते हैं। हमने संवेग के फार्मूले पे चर्चा नहीं की आप लोगों से, तो संवेग का फार्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान गुणा वेग। तो इंग्लिश में बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। तो आप लोगों को हमारे ख्याल से याद है कि संवेग के द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम, और वेग का मात्रा क्या होता है तो मीटर पर सेकंड। दोनों का आपस में क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते, यदि द्रव्यमान को आप लिखते क्या, केजी, और अपॉन में वेग के लिए क्या लिखते, मीटर, और अपॉन में कौन लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड। गलत लिख दिया हमने, है ना, ऐसा ही लिखना है। द्रव्यमान को लिखते हैं आप क्या, केजी, इंटू में वेग के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, और बटे में कौन, सेकंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केजी इंटू मीटर और प्रति सेकंड, या फिर प्रति सेकंड को ही आप क्या देख सकते हैं, -1। तो किलोग्राम इंटू मीटर और पर सेकंड के रूप में, फिर -1 के रूप में दिखलाएंगे, जिसको आप इन्वर्स बोलेंगे। तो ये बन जाएगा इसका क्या, मात्रा, किसका, संवेग का। संवेग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है, संवेग संरक्षण के नियम के तहत। तो इसको आप याद रखें, और काफ़ी काम में आने वाला है गति के तृतीय नियम में भी ये चीज़। तो शुरुआत हो रही है इसकी कहाँ से, गति के द्वितीय नियम से, जाएगा कहाँ तक, गति के तृतीय नियम तक। अब हम लोग हैं तो मोस्टली किस पे, गति के द्वितीय नियम पे। तो गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग भी हम लोग को सीखने पड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रथम नियम के अनुप्रयोग थे, हम लोग देख रहे थे कि किसी को हम लोग कंबल को झटका रहे थे, साथ में पेड़ को हिला रहे थे, गाड़ी भरने व्यक्ति को देखा कितनी उल्टाइयाँ खिलवाई थी अभी, तो उसी प्रकार से इसके भी कुछ अनुप्रयोग होंगे। तो मोस्टली इसका तुक्का हमने बना रखा है कि गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे, ये व्यक्ति लगातार इस चीज़ पे चोट मार रहे हैं, तो चोट मारने से वो चीज़ उछल रही है। तो जहाँ जहाँ भी चोट लगने वाली बात होगी, जहाँ जहाँ भी चोट करने बात होगी, तो वहाँ वहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हो जाएगी, आपकी गति का द्वितीय नियम।
ठीक है। तो जब भी चोट लगने की बात होगी तो वहाँ पे आप लोगों को गति का द्वितीय नियम लगा देना है। ज़्यादा सोचेंगे आप तो आप लोग देखेंगे कि एक ही जगह पे आप गति के तीनों नियम को लगा पाएंगे, लेकिन हम लोग की प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है, जहाँ पे आपको किसी एक जगह पे एक ही चीज़ सोच के दिखानी है, मतलब बेस्टम बेस्ट कौन सी चीज़ होगी। तो आपको चोट लगने वाली जगहों पे आपको गति का द्वितीय नियम लगाना है, ठीक है। अचानक होने वाली चीज़ों पे कौन सा नियम लगाना है, प्रथम नियम लगाना है। तुक्के बनाए रखे हैं हमारे द्वारा, जिसको आप आसानी से अप्लाई करके सही सही नंबर पाएँ। तो हमने क्या लिखा है पहले अनुप्रयोग में, फर्श पर उछलते समय। तो जब हम फर्श पर उछलेंगे, ठीक है, हम चलो अपनी ही बात कर लेते हैं, हमारा वेट आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा दिख ही रहा है हमारे ख्याल से। तो जब हम फर्श पर उछलेंगे तो हमें पता है कि हमारा पूरा शरीर एकदम ठोस तो है नहीं, बीच में लिक्विड भी भरा हुआ है और बीच में जो हड्डियों के जोड़ भी हैं, तो उन जोड़ों पे क्या लग सकती है, चोट। तो अपने आप के जोड़ों को चोट से बचाने के लिए हम लोग गति के द्वितीय नियम को लगाएंगे और अपने द्वारा ज़मीन पर लगाए जाने वाले बल को कम करेंगे, ताकि संवेग में, हमारी बॉडी के संवेग में परिवर्तन भी कैसा रहे, कम रहे, और हम लोग चोट लगने से बचाएं। तो फर्श पे उछलते समय आप लोग कौन सा नियम लगाओगे, गति के द्वितीय नियम को। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है, या फिर इसमें एक चीज़ और हमने यहाँ पर लगा देते हैं कि फर्श पर चलते समय सेम हम लोग यदि क्रिकेट का मैच कभी देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो खिलाड़ी होता है कैच को पकड़ता है या फिर बॉल को पकड़ता है और सीधा क्या करता है, ज़मीन पर उस बॉल को पकड़ते समय डाइव लगा के एकदम लौट जाता है। उन लोगों की भाषा में बोलें तो क्यों लौट जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो क्या कर सके, यानी ज़मीन के द्वारा अपने आप को चोट लगने से बचा सके और गति और ज़मीन के साथ क्या कर जाए, गति कर जाए, उसको चोट लगने से बच जाए। तो भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद आ गया, हमें भी याद आ गया कि इस नियम को हम साथ में गति के तृतीय नियम के साथ भी समझा सकते हैं। तो अभी कल उछलने की बात हो रही है, जब आप लोग ज़मीन पर उछलोगे तो ज़मीन पर जब उछलेंगे हम लोग, तो ऐसे यहाँ से उछलेंगे तो बीच में जो हम लोगों के जो जोड़ लगे, घुटनों के जोड़, वो उनमें आपस में क्या हो सकती है, टक्कर हो सकती है। तो उन टक्कर से हम लोगों को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए हम लोगों को अपने द्वारा लगाए गए बल को ज़मीन पर धीरे धीरे क्या करना, उछलना है। इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि जब आप लोग रनिंग करते हैं तो आप लोगों को पंजे के बल, अपनी उंगली के बल दौड़ना, ना कि एड़ी के बल, क्योंकि एड़ी से चोट कहाँ तक पहुँचेगी, आपके घुटने तक। तो वहाँ पर आपको गति के किस नियम से ये वाली सलाह दी जा रही है, तो आप बोलेंगे द्वितीय नियम से। तो फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, नहीं तो ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हम अपने आप समझाते गति के तृतीय नियम पे पहुँच जाएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे कि पढ़ रहे हैं द्वितीय नियम और आप समझा रहे हो तृतीय नियम। तो फिलहाल रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो फील्डर वाली बात है वो तृतीय नियम पे अप्लाई ज़्यादा होती है। तो अभी आपको केवल उछलना है, ठीक है, पंजे का उछलना, ना कि एड़ी के बल। सेम कहानी कहाँ लगानी है आपको, गेंद को हाथ से पकड़ते समय। तो गेंद को जब आप लोग हाथ से पकड़ते तो सीधे सब लोग ही हाथ ही से पकड़ेंगे वैसे तो मोस्टली। तो हम लोगों ने देखा कि क्रिकेट मैच में हम लोग क्या देखते हैं कि गेंद को आप लोग इस प्रकार से पकड़ रहे हैं। तो आप जब गेंद को पकड़ते तो आपको एकदम हल्के हाथ से रखना है, ताकि जो हमारा हाथ है उस पर कोई प्रतिबल ना लगा पाए। तृतीय नियम तो लगेगा, प्रतिबल नहीं लगेगा तो हमारी जो गेंद है आसानी से हमारे हाथ में रुक जाएगी और हमारे हाथ को चोट नहीं पहुँचाएगी। और जब आप उछलने की बात करो तो वहाँ पर तृतीय नियम लग जाएगा। तो अपने गेंद से हाथ को चोट लगने से बचाने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, द्वितीय नियम लगा देंगे। जब भी चोट की बात आएगी तो आपको द्वितीय नियम लगा देना है। हाथ से ईंट को तोड़ते समय हम लोग कई बार देखते हैं कि पतले पतले से दो जो खप्पर टाइप के ईंट टाइप की रखी होती, कराटे मास्टर जो होते हैं, बिना छुए हल्का सी बस उसको छू के आते हैं और ईंटें क्या होती, टूट जाती हैं। तो उनने उस पर क्या लगा दिया, उनने हल्का सा बल लगा दिया, जिससे उस वस्तु में क्या आ गया, संवेग, और संवेग में क्या जल लगा हुआ है, वेग। तो उसके कणों में सभी कणों में क्या उत्पन्न हो जाता है, वेग। मान लीजिए हमारी कोई ईंट रखी हुई इस प्रकार से, इस ईंट के पास बहुत सारे कण हैं। तो जैसे ही हमारे कराटे मास्टर ने इसकी एक कण को बहुत तेज़ी से क्या कर दिया, छू दिया, तो छूते ही ये सभी कण आपस में क्या करेंगे, गति में आ जाएंगे और गति करते ही कहाँ भागेंगे, दूर की ओर भागेंगे। और जब तक ये एक दूसरे से जुड़े हैं तब तक तो ये जाते जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे जगह ख़त्म तो ये कहाँ चले जाएंगे, बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे और हमारी ईंट क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो फिर से यहाँ पर चोट तो लगाई है आपने इस ईंट को भी। तो कराटे के जो मास्टर होते हैं वो भी गति के द्वितीय नियम से ईंट को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हथौड़ी से कील को ठोकते समय तो ये भी देखो भाई साहब हथौड़ी तो लिए हैं, तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, आप दीवार पे हथौड़ी ठोकने वाले हो, लगाने वाले हैं, तो आप उस पर बल लगाएंगे तो कील में क्या आ जाएगा, संवेग, और कील फटाक से कहाँ चली जाएगी, दीवार के अंदर, फिर लकड़ी के अंदर चली जाएगी। तो अभी आपने क्या लगाई, चोट। तो बस सीधा एक तुक्का में, और इसलिए हमने एग्जाम्पल कम भी लिखे हैं। आप लोग अपने कॉपी पेन लेके रखें और अपने हिसाब से उसको नोट कर लें, फिर वीडियो को पॉज करके फिर रख लें कि मोस्टली जहाँ जहाँ पर चोट मारने की बात होगी वहाँ पे गति के द्वितीय नियम देखने को मिलेगा। और ये सारे एग्जाम्पल आपको आगे जाके आवेग में भी देखने को मिलेंगे। आवेग मतलब इम्पल्स, क्योंकि कुछ लोगों को पहले से याद है कि संवेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसलिए सारे के सारे अनुप्रयोग आपको आवेग में भी पढ़ने पड़ते हैं। मतलब जो गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हैं वो आपको आवेग में भी अप्लाई करने हैं। तो हाल फिलहाल में रुकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो इस पर डेटा आप लोगों के पास और हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं, इनको आप याद रखें और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ से आना है, ना कि केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीछे आप लोगों से बल की परिभाषा बता दी और द्वितीय नियम में भी फिर से बल लगा दिया था, तो इसलिए बल या फिर फोर्स को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है? तो बल एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। हम लोग इसको मतलब किसी वस्तु के अंदर वाले बल को हम लोग बल नहीं मानेंगे, आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी वस्तु की बात हो रही है उस वस्तु के अलावा उस वस्तु के अलावा बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा आपको। तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की कोशिश करता है। आप लोगों ने कितना पढ़ा? चेष्टा करता है, ठीक है। मतलब ये कोई वस्तु यहाँ पे पड़ी है, हमने इस पर बल लगाया तो हमारी इच्छा होगी ये वस्तु ये यहाँ से उठ के कहाँ चली जाए, कहीं और चली जाए। तो इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की चेष्टा करने वाले कारक को या एलिमेंट को ही आप क्या कहते हैं? बल। कभी कभी बस ये होता है कि हमने उस पर बल किसी वस्तु पे, जैसे हम इस बोर्ड पे ही बल तो लगा रहे हैं, पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान हमारे द्वारा बल लगाए गए बल से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो बल जो है, अभी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण इसका सूत्र है। तो द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है और फिर और द्रव्यमान के बाद उसमें त्वरण कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपको बल की मात्रा पर बढ़ानी पड़ेगी। तो बस सीधी बात है, बस आपको इतना याद रखना है कि बल एक ऐसी चीज़ है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। हम लोग जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई करना भी एक क्रिया, इसमें भी बल लगेगा, तो उससे आप लोगों की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो थोड़ा सा और बढ़ाइए ध्यान को अपने, ताकि बल की मात्रा भी बढ़े और स्थिति परिवर्तन हो अच्छे वे में। अगला, तो हमने जो परिभाषा पढ़ी है, ये परिभाषा आपको कहाँ से मिलेगी? गति के प्रथम नियम से, क्योंकि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही चलती रहेगी। तो ये परिभाषा आपको मिलती कहाँ से? गति के प्रथम नियम से। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बन चुका है कि बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से, जबकि जो सूत्र हम लोग पीछे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। तो अभी हम जो सूत्र बनाने वाले हैं, तो वो सूत्र आपको कहाँ से मिलता है? गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम आपने क्या पढ़ा अभी कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा जो है, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के क्या होती है? अनुपाती होती है, ठीक है। तो उसको मैं आपके थोड़ा सा गणितीय रूप में समझाने की कोशिश कर लेते हैं आपसे, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि हम पे भी थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया, आ गया है। दिन भर से बोर्ड चलता है तो थोड़ा सा थक जाता है, तो उसकी इच्छा होती है हल्की सी झपकी मारनी, तो झपकी मार दी, वापस आ गया है वो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि गति के द्वितीय नियम से आपको बल का सूत्र अर्थात व्यंजक या डेरिवेशन मिलने वाला है। तो आप लोगों को ये याद है, किसी वस्तु पर आरोपित बल अनुपाती को सीधा हमने इक्वल लगा दिया। आप लोग थोड़ा ध्यान मत दीजिए कि सर आपको तो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल का साइन लगाना चाहिए, तो हमने इक्वल कर दिया सीधे। वहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। वो मैं पता है कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनको भी हमें साथ में लेके चलना होता है, नहीं तो कमेंट बॉक्स पे प्रभाव पड़ता है हमारे संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग आपको पता है, पीछे से हमने याद करा, द्रव्यमान और गुणा में कौन है? वेग। ये संवेग था। तो इतने की जगह पे ये तो जो है केवल संवेग की जगह पे आया, लेकिन अब आपको क्या भी करना है? परिवर्तन की दर भी करना है। और परिवर्तनशील क्या है? समय, मैंने मतलब समय के साथ होते हैं परिवर्तन। तो जैसे ही आप वेग में समय से भाग लगा दोगे, ठीक है ना, तो ये हो गया वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन को ही आप कहते हैं, वेग बटे समय को ही आप क्या कहते हैं? त्वरण, ठीक है। तो ये आगे बल तो है ही हमारा आरोपित बल। तो जो द्वितीय नियम था आपके पास, उस द्वितीय नियम से ही आपने द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को त्वरण में चेंज कर दिया और सामने तो बल है ही। तो बल का सूत्र क्या बन के आता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बल को आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे फिर से लिखा है वही चीज़, F बोलते हैं, द्रव्यमान को आप बोलते हैं M और त्वरण को बोलते हैं A। तो जो आप लोगों को पहले से याद है F बराबर ma, इसको हम लोगों ने कहाँ से प्राप्त किया? तो आप बोलेंगे गति के द्वितीय नियम से प्राप्त किया है। तो सीधा हमने शॉर्ट में लिख दिया F बराबर ma। इसका मात्रक बनाने की बात करें यदि, तो M का मात्रक होता है kg, A का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों, इस पूरे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक शब्द में ही आप केवल क्या बोलते हैं? न्यूटन। N का मतलब क्या है यहाँ पे?
न्यूटन। चूँकि न्यूटन के नियम से ये परिभाषा मिली है, इसलिए न्यूटन साहब की याद में बल का मात्रक क्या रख दिया गया है, न्यूटन, जो कि हम लोगों की फिजिक्स का एक शुरुआती कारक भी है, जहाँ से पूरी फिजिक्स निकलने वाली है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि बल एक बस कारक है जो परिवर्तन की चेष्टा करेगा। इसकी परिभाषा मिल रही है प्रथम नियम से, सूत्र मिल रहा है द्वितीय नियम से, जो हमने ये समझाया, बार बार नहीं समझाते हैं। मात्रक आप लोगों को जो न्यूटन याद जो है उसको आप लोगों को इस प्रकार से मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते आना चाहिए, ताकि आप लोग विमीय सूत्र भी बनाएं। विमीय सूत्र की भी एक स्पेशल क्लास हम बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे इनको, ताकि फिर से रिविजन भी हो सके। तो आपने पहले इनको मूल मात्रकों में बनाया, हमने अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में बनाया, और फिर उससे हमने उसका एक डेरिवेटिव यूनिट्स क्या ले लिए, न्यूटन ले लिया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। टॉपिक इजी है, इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। तो ये गति का द्वितीय नियम तो हो गया, अब गति का तृतीय नियम भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस और इजी है और आसानी से लोग इसको बोलते हुए पाए जाते हैं। तो गति का तृतीय नियम जो कि सबको याद है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। छोटा सा लिखा, में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो उस काम के बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये भी क्या है, गति का तृतीय नियम। ये एग्जाम्पल भी हमने वही दिखाया है कि देखिए एक गेंद जो है बार बार यहाँ से हिट कर रही, तो उससे यहाँ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया लगती है, ये यहाँ से ही आती है, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल कहाँ पे काम करता था, वहाँ पे। यदि एक चीज़ यहाँ आती तो यहाँ की एक चीज़ हमारी यहाँ चली जाती है, मतलब एक चीज़ ऐसी तो एक चीज़ ऐसी काम कर रही है, टक्कर यहाँ से वहाँ हो रही है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम भी अपने आप लगता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर बस यही होता है गति के तृतीय नियम के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशंस की बात करें कि जब भी कोई चीज़ ऐसी जा रही है और कोई उसकी चीज़ उसके विपरीत में इस प्रकार से गति करे, या फिर आप ऐसे गए हैं, ठीक है, और कोई वस्तु इस प्रकार से चली जाए, तो वहाँ पर सब जगह कौन सा नियम लगाते हैं, गति का तृतीय नियम। तो नाव से उतरते समय आप लोगों ने क्या देख रखा है कि नाव से उतरते समय, जैसे समझिए ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर नाव रखी है, अब नाव में जो व्यक्ति बैठा था, ये व्यक्ति जाएगा यहाँ पर, तो व्यक्ति जा रहा है यहाँ पर, तो नाव अपने आप कहाँ गति कर जाएगी, विपरीत दिशा में गति कर जाएगी। तो इस वाली क्रिया के विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया। इसको आप लोग क्या कहते हैं, गति का तृतीय नियम। बाइक चलाते समय हमने बस शॉर्ट में लिख दिया है, बाइक चलाते समय वही होना है सेम जो हमने प्रथम नियम में समझाया था आप लोगों को। बाइक चलाते समय क्या हो जाएगा कि यदि हम लोग बाइक चला रहे हैं, इसकी गति इससे ऐसी कर लेते हैं कि चक्के घूमते हैं पीछे, ठीक है ना, चक्के इस प्रकार से घूमते हैं ना, तो देखो चक्के ऐसे ऐसे बढ़ते हैं आगे, तो वो चक्के कहाँ जाते हुए दिखेंगे आपको, ऊपर, लेकिन आप कहाँ बढ़ते जाओगे, आगे, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रॉकेट का आगे बढ़ना ज़्यादा इजीली से समझ में आएगा आप लोगों को। या फिर यहाँ पे ये भी बता सकते हो आपके, जब बाइक वगैरह चलती है, कोई भी इंजन चलता है, तो उसके अंदर से ऊर्जा लगातार बाहर की ओर निकलती, हम लोग की गाड़ी कहाँ चलती जाएगी, आगे। उसी नियम को हम लोग रॉकेट पर लगा देंगे। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में क्या होता है, या फिर गियर्स वगैरह के माध्यम से भी समझ सकते हो आप। तो जब भी जितनी प्रकार की गति हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोग उसको धकेलेंगे पीछे की ओर, बढ़ेंगे कहाँ की ओर, आगे। जैसे हम लोग नाव चलाएंगे तो पानी को कहाँ ढकेलते, पीछे की ओर। तो वो सेम लॉजिक आपको बाइक पे भी लगा देना। अब ज़्यादा नहीं समझाते हैं, तो फिर भी लंबा समय जाएगा और आप लोगों को हमारे ख्याल से पता है। रॉकेट वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं फिर से। तो रॉकेट से क्या होता है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रॉकेट का भी एक इंजन होता है, जिसको आप लोग जेट इंजन के नाम से मोस्टली जानते हैं। तो यहाँ से गैसें निकलेंगी बाहर की ओर, तो गैसें जाएंगी नीचे, तो गैसें जाएंगी नीचे, तो उसकी प्रतिक्रिया बल स्वरूप रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। उसके प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप हमारा रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गति के तृतीय नियम लगते हुए देखेंगे। जब भी मतलब सीधी बात है, कोई चीज़ एक दिशा में हो रही, उसकी विपरीत दिशा में कोई काम होने लगेगा, तो वहाँ पे आप लोग गति का तृतीय नियम लगा देना। तो काफ़ी ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर जज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आप लोगों पर हमारे ख्याल से पहले से बनता है, और जो नहीं बनता है तो हमने जो जो इंपॉर्टेंट लगा वो आपको बताया। तब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे शेयर कीजिए। बाकी आगे जो भी हमें टॉपिक्स मिलेंगे उनको हम आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग अभी भी फिजिक्स के बेसिक पोर्शन में हैं। ये सभी चीज़ें अभी आगे जाके आपको आगे के चैप्टर्स में मिलने वाली हैं। चाहे हम लोग संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे और चाहे कार्य समय वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर सबसे फिर से इन चीज़ों की बात आएगी। तो गति के तृतीय नियम को भी यहाँ पर समाप्त मानते हैं और गति के नियमों को भी समाप्त मानते हैं। और गति के तृतीय नियम से बेस एक चीज़ है हमारी क्या, संवेग संरक्षण, ठीक है। तो इस पर चलते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम इंग्लिश में। तो किसी भी घटना में निकाय मतलब सिस्टम होता है, कोई भी तंत्र, तो किसी भी घटना में निकाय का संवेग, ठीक है, निकाय का संवेग जो कैसा होता है, अपरिवर्तित होता है। हमें यहीं पे लिख देना चाहिए था, अर्थात टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद संवेग का कुल मान कैसा बना रहता है, अपरिवर्तित बना रहता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये संवेग संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा माना जाता है हम लोगों का, रॉकेट की गति। रॉकेट की गति जो होती है संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है, क्योंकि संवेग संरक्षण के तहत यहाँ पे क्या होता है,
संवेग संरक्षण के तहत यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी गैसें हैं वो लगातार नीचे की ओर गति करती हैं और गैसों के पास भी खुद की एक गति है और खुद का द्रव्यमान है। और आप लोगों को पीछे से याद है संवेग का सूत्र क्या था? संवेग का सूत्र क्या था? द्रव्यमान और गुणा में उसका वेग। तो गैसों के पास भी अपना खुद का द्रव्यमान और खुद का वेग है। और जो रॉकेट है प्रतिक्रिया बल के कारण नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो रॉकेट के पास अपना खुद का द्रव्यमान है और खुद की थोड़ी सी क्या उत्पन्न होगी? गति। तो इन दोनों गैसों और रॉकेट के संवेगों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आपको। बस एक छोटी सी चीज़ ये देखोगे आप लोग कि गैसें बहुत हल्की होती हैं, इस कारण से उनका नीचे जाने का वेग बहुत ज़्यादा होगा, और रॉकेट बहुत भारी होता है तो उनका ऊपर जाने का वेग बहुत कम होगा, लेकिन उसका भार कैसा? बहुत ज़्यादा है। सीधी बात, जिसका भार ज़्यादा तो वेग कम हो जाएगा, और जिसका भार कम तो वेग कैसा मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा। मतलब एक चीज़ ज़्यादा तो एक चीज़ कम हो जाएगी। तो उसी सिद्धांत को आप लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे हमने इसको समझाने की कोशिश की है फिर से कि पी का सूत्र मतलब पी फॉर है संवेग आपका, तो संवेग का संकेत होता है पी। तो पी बराबर जो एम होता है, तो यदि आप किसी एक स्थिति में काम कर रहे हो तो पहली स्थिति में यदि आपके पास एम और V1 इस प्रकार से थे, M1 V1 थे, तो दूसरी स्थिति में वो क्या हो जाएंगे? M2 V2 हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि हम लोग यहाँ पे ये मान लें कि ये वाली स्थिति किसके लिए? गैस के लिए है। ये वाली स्थिति किसके लिए? रॉकेट के लिए है। ठीक है, तो गैस जाएगी कहाँ की ओर? नीचे की ओर। तो रॉकेट गति कहाँ करेगा? ऊपर की ओर। तो गैसों के लिए m का मान कम है लेकिन v का मान ज़्यादा होगा। रॉकेट के लिए m का मान बहुत ज़्यादा लेकिन v का मान कम होगा, लेकिन जो भी होगा रॉकेट थोड़ा थोड़ा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। और इस गैसों के नीचे निकलने के कारण रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन दोनों स्थितियों में आपके इन दोनों का गुणनफल आपस में कैसा है? समान, मतलब संरक्षित है। जो यहाँ से खर्च हो रहा है वही यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसी को हम लोग बोल देते हैं संवेग संरक्षण का नियम, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे रॉकेट का प्रणोदन या फिर प्रोजेक्शन ही है। तो इस सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोदन काम करता है। सबसे अच्छा उदाहरण ये है। बाकी कई जगह देखने को मिलेगा। बंदूक से जो हमने गोली चलाना, पीछे आपको तृतीय नियम में बोलने को भूल गए, तोप से गोले निकलते हैं, तो उन सब जगहों पे आप लोगों को संवेग संरक्षण का नियम में बंदूक बनाने की कोशिश की है हमने। लीजिए जब थोड़ी सी पूरी हो गई, ट्रिगर लगा दी हमने यहाँ पर। तो यहाँ से बंदूक से गोली जाएगी आगे की ओर और बंदूक झटका कहाँ देगी? पीछे की ओर। तो गोली का संवेग और बंदूक का संवेग आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो तृतीय नियम भी है और साथ में संवेग संरक्षण का नियम भी है। ठीक है, तो उन सभी को आप इस वाले सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे। एक चीज़ जाएगी यहाँ पे तो एक चीज़ जाएगी इसके विपरीत दिशा में। बस पहली वस्तु को लिए आप M1 यानी 1 यूज कर लेना, दूसरी वस्तु के लिए आप 2 यूज कर लेना। तो जहाँ पे भी इस प्रकार से एक चीज़ आगे एक चीज़ पीछे जाती है, उन सभी जगहों पे क्या अप्लाई होता है? संवेग संरक्षण का नियम, जो कि किसका उदाहरण है? तो आप बोलेंगे गति के तृतीय नियम के तहत आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी ईजी है। तो आगे चल लेते हैं। सब जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित होती है उसी प्रकार से क्या भी संरक्षित रहता है? संवेग भी संरक्षित रहता है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो संवेग संरक्षण पर हमने जो आपको अभी नियम समझाया उसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया हमने आप लोगों के लिए, ताकि उस पर आधारित जो भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग कर सकें। और छोटे मोटे ही मोस्टली आते हैं क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है आपको, तो इजी क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ज्ञान होना चाहिए करते कैसे हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक बंदूक से 10 मिलीग्राम की गोली 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 किलोग्राम की बंदूक द्वारा छोड़ी गई, तो बंदूक के पीछे हटने की गति क्या होगी या वेग क्या होगा? गति को आप लोग यहाँ पे वेग समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों की मैथ्स की किताबों में गति को ही वेग या वेग को ही गति बोल देते हैं, बाकी गति एक बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर चित्रात्मक प्रदर्शन करने की कोशिश करें यदि हम, तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई बंदूक थी, इसमें इसको छेद कर दें। अब ठीक है, छेद नहीं कर पाए हम, लेकिन डिटेल बॉडी गोली है। ठीक है, तो एक गोली जाएगी आगे की ओर। तो इस गोली का, ये गोली है, इस गोली का M कितना दिया गया हम लोगों को? 10 मिलीग्राम। इसको हम M1 मान लेते हैं। ठीक है, गोली जाएगी आगे की ओर और गोली की चाल कितनी दी गई है? गति कितनी दी गई है आपको? V1, तो 40 मीटर पर सेकंड। अब जो बंदूक है, गोली जाएगी आगे तो बंदूक कहाँ आएगी? पीछे की ओर। तो इस बंदूक के लिए आपको M2 का मान कितना दिया है? 5 किलोग्राम। तो मात्रकों पे भी ध्यान देना है आपको। आप लोग बोलेंगे सर वहाँ पे मिलीग्राम है और यहाँ पे क्या है? किलोग्राम है। तो बहुत छोटा मात्रक है किलोग्राम की अपेक्षा मिलीग्राम। और आपको बंदूक के पीछे हटने का वेग चाहिए है, तो आप V2 का मान निकालने को बैठेंगे। ठीक है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे।
तो अभी आप लोगों ने बताया कि जब कोई एक चीज़ इस दिशा में जाती है दूसरी उसके विपरीत दिशा में गति करती है, तो इस स्थिति में गति के तृतीय नियम के साथ साथ संवेग संरक्षण का नियम भी काम करेगा। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, m1 × v1 और बराबर में क्या है m2 × v2। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग कैसा रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो ये पहली स्थिति का संवेग है, दूसरी स्थिति का संवेग। हमने पहली स्थिति में गोली मान ली है, दूसरी स्थिति में क्या मान लिया, बंदूक को मान लिया। टू आपने वहाँ पे ही समझा चुके हैं आपको। तो आउटलाइन हमने आपको बना के दी, एग्जाम में आपको ऐसी कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन हल करना शुरू कीजिए। तो m1 का मान कितना दिया हमने गोली के रूप में आपको 10, v1 का मान कितना दिया है 40। बस अब थोड़ी सी गलती हम लोग यहाँ पे ध्यान देते, चलो यहाँ पे पहले लिखते हैं m2 का मान बंदूक के लिए कितना दिया 5 और v2 का मान आप निकालने आए हो, और गोली को ज़्यादा हल्की बना दी हमने मिलीग्राम की। तो पहले हम लोग मिलीग्राम पे हैं, देखिए मिलीग्राम से जैसे ही आप इसमें 1000 से भाग लगाएंगे, जैसे ही आप इसमें 1000 से भाग लगाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा, ग्राम में। और जब उसमें आप एक और बार 1000 से भाग लगाएंगे, और जैसे ही उसमें आप एक और बार 1000 से भाग लगाएंगे तो वो किसमें चली जाएगी हम लोगों का, फिर जाएगी वो किसमें, किलोग्राम में। क्योंकि हम लोगों को याद है, क्या याद है आप लोगों को कि 1 ग्राम बराबर क्या होता है 1000 मिलीग्राम। उसी प्रकार से आप लोगों को ये भी याद है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा हल्का दे दिया, मन तो हो रहा था हमारा कि सब मिलीग्राम को हम केवल ग्राम कर दें, अब नहीं हो पाया तो हम इसी टॉपिक के यानी इन्हीं संख्याओं के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे जो गोली थी वो मिलीग्राम में थी, तो पहले आपने उसको 1000 से भाग लगाया तो ग्राम पे गए, लेकिन ये तो दिया किलोग्राम में। तो आपने फिर यहाँ पे क्या किया, इस वाले ग्राम को भी फिर से 1000 से भाग लगा दिया, तो ये किसमें चेंज हो गया, फिर ये भी किलोग्राम में। तो 10 लाख ये अब हमारा चला गया पूरा किलोग्राम में। क्योंकि हम अब आप लोग पूछोगे सर आप किलोग्राम में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मात्रक क्या है एम का, तो आप बोलेंगे सर ग्राम है, एक किलोग्राम है। तो हमने पूरे मिलीग्राम को किलोग्राम में लेके, और ये ऑलरेडी किस में दिया, किलोग्राम में दिया है। यहाँ पे ये भी मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, ये भी मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो झटका भी काफ़ी छोटा सा लगना है, हल्का सा लगना है, क्योंकि गोली बहुत हल्की है यहाँ पे, भले बहुत तेज़ गति से गई है आगे। तो 1 और 2 जीरो बस हम लोग यहाँ पे इसके काट पाए, ठीक है। अब हम लोगों को v2 की वैल्यू चाहिए है, तो v2 की वैल्यू के लिए आप 5 को भी तरफ गुणा करके कहाँ पहुँचा देंगे, इस साइड। तो 4 बटे हो जाएगा 5 और साथ में रहेगा कितना, अभी 4 जीरो भी बचे हैं। तो हम लोग जब 5 से इस 4 को काटेंगे तो वो कटेगा कितने बार, 0.8 बार, और नीचे कितना है 10,000। तो झटका थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि गोली काफ़ी हल्की है। तो इसको आप लोग दशमलव के साथ लगाओगे तो ये 4 जीरो आप इसको खिसका दोगे पीछे की ओर, तो 4 जीरो फिर 8, इतने मीटर पर सेकंड की गति से बंदूकधारी को क्या लगेगा, झटका लगने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी हल्का झटका हम लोगों को, मैं काफ़ी सामने आके देखा तो काफ़ी हल्का झटका हम लोगों को लगेगा, क्योंकि गोली काफ़ी हल्की है, भले उसके पास बेग है। तो उसका बेग कितना होगा, मात्र 0.0 या फिर 408। तो बस सीधी बात आपको इतना याद रखना है कि m1 m2 तो आप लोग अब शायद मानना सीख जाएंगे। थोड़ा मात्रकों पे भी ध्यान देना है, ये किलोग्राम में दिया था और ये मिलीग्राम में दिया था, तो हम इसको मिलीग्राम से कहाँ लेके आए, किलोग्राम में लेके आए। आप इसको मिलीग्राम में लेके जा सकते थे तो भी क्वेश्चन हो जाता। पहले आप इसमें 1000 से गुणा करते तो आप ग्राम पर पहुँचते, और फिर 1000 से गुणा करते तो कहाँ पहुँच जाते, मिलीग्राम पर पहुँच जाते। लेकिन बात वही जब होनी थी पूरी। तो आपको v2 की वैल्यू कितनी मिली, 0.00008 मीटर पर सेकेंड, जो कि बंदूक का पीछे लगने की वो झटका है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने गति चैप्टर को ख़त्म मानते हैं, और आगे हम आप लोगों को कुछ नए टॉपिक अच्छे लेके आएंगे जिस पे हम लोग बल के प्रकार या फिर गुरुत्वाकर्षण बल पे चर्चा करेंगे मेनली। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, और यदि कोई भी डाउट है तो हम लोगों के कमेंट बॉक्स से हम लोगों से संपर्क में रहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल आपके लिए हैं, ना कि खुद के लिए। जितना आप लोग हमारा साथ देंगे, फिर से ये वाली बात बोल रहे हैं, पिछली क्लास में भी बोली थी, उतना ही हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट पर ही हम लोगों का वर्क डिपेंड करेगा। तो कृपया साथ में बने रहिए, और कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। और हम लोग अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये जो भी क्लासेस हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इनसे संबंधी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर्स हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लास के ऐप पे भी आपको मिलेंगे। इनके मॉक पेपर्स भी और साथ में इनके प्रैक्टिस पेपर्स भी, और कंप्लीट MPR रक्षक का भी आपको पेपर वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। उनको आप लगाइए, कोई भी डाउट है तो हम लोगों से संपर्क में रहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।